मेरे बुढ़ापे का खजाना। अरे ओ कजरी, ये क्या गरीब घर की बहू लाई हो तुम अपने इतने पढ़े लिखे, सुंदर और कमाऊ बेटे के लिए। इसके लिए क्या शहर में लड़कियों की कमी हो गई थी जो गांव की कम पढ़ी लिखी लड़की को इसके सिर मढ़ दिया। हम कितने रिश्ते दिखाए थे तुझे, अच्छा खासा दहेज भी मिलता और लड़की भी बिल्कुल गोरी चिट्टी आती। पता नहीं का पत्थर पड़ गए तुम्हारी अकल को जो ये रास्ते का पत्थर उठा लाई अपने शीशमहल के लिए। देखना एक दिन तुम्हारे घर को भी तोड़ देगी। पड़ोसन जब कजरी को ये सब सुना रही थी तब कजरी बोली, हाँ भाभी, रिश्ते तो आपने बहुत बताए थे, पर पता नहीं क्यों हमें अपने लल्ला के लिए कोई ठीक नहीं लगी। माना कि दहेज काफ़ी लाती अपने साथ, परंतु जो दहेज हमें चाहिए था वो हमें उनसे नहीं मिल रहा था। कजरी के मुंह से ये सुनकर पड़ोसन मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या दहेज दे दिया तुम्हारी बहू के घर वालों ने? हमने तो सुना था गांव में इसके बापू खेती करते हैं और भाई अभी छोटा है, तो फिर इतना दहेज कहाँ से जुटा लिए? जरा हम भी तो देखें दहेज, किधर है दहेज? हमारी आंखें अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई है, हमें तो खाली एक कपड़े का बक्सा दिखाई दे रहा है। तब कजरी बोली, भाभी, इस बक्से में ही रखा हुआ है सारा दहेज, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं कुछ दिनों के बाद दिखाऊंगी। इतना कहकर वो अपने बहू और बेटे को लेकर घर के अंदर चली गई। कजरी बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी थी। अपने तीनों बच्चों को भी उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। पति की मौत के बाद उसे पति की जगह सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसीलिए बच्चों को पालने में कभी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। तीनों बच्चे भी अपनी माँ के त्याग और समर्पण की कद्र करते थे और तीनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। सब लोग कजरी और उसके बच्चों की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकते थे। दोनों बेटियों की शादी के बाद जब बेटे विनोद की शादी की बात आई तो रिश्तेदारों और संगे संबंधियों ने बहुत से अमीर घरों के रिश्ते बताए, और बताए भी क्यों ना, विनोद बैंक में मैनेजर जो था और इकलौता बेटा था घर का। लेकिन कजरी को उनमें से कोई पसंद नहीं आई। कुछ रिश्तेदारों ने तो नाराज होकर ये भी कह दिया कि क्या जीवन भर बेटे को कुंवारा ही रखोगी। कुछ ने बातें बनाई कि देखते हैं ऐसी क्या बहू लाएगी। कजरी ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में तो सुनैना ने पहली नज़र में ही अपनी जगह बना ली। सुनैना से वो पहली बार पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मिली थी, जब उसे स्कूल के शिविर में शामिल होने के लिए 15 दिन गांव जाना पड़ा था। सुनैना भी वहां एक श्रम सेविका की सेवाएं दे रही थी। वहीं पहली बार कजरी और सुनैना की मुलाकात हुई और मृदुभाषी सुनैना एक पल में उसके मन को भा गई। उसे लगा जिस लड़की की तलाश उसे अपने बेटे के लिए थी, सुनैना बिल्कुल वैसी ही है, और मन ही मन उसने सुनैना को अपने बेटे की दुल्हन के रूप में पसंद कर लिया। कजरी वहाँ 15 दिन रही और सुनैना के बारे में सब पता कर लिया। शिविर समापन के बाद वो शहर लौट आई और उसने अपनी दोनों बेटियों तथा अपने बेटे विनोद से अपने मन की बात कही और सुनैना को अपने घर की बहू बनाने की इच्छा जाहिर की। विनोद माँ का बहुत आदर करता था, इसलिए माँ की बात का मान रखते हुए उसने बिना सुनैना से मिले हुए और उसे देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कर दी। बेटे का जवाब जानकर माँ को इतनी प्रसन्नता हुई कि वो खुशी से फूली नहीं समाई। आज उन्हें परवरिश और दिए हुए संस्कारों पर नाच हो रहा था।
वह अपने बच्चों के साथ गांव गई और बहुत ही सामान्य तरीके से अपने बेटे की शादी करवा दी। वैसे भी सुनैना के माता पिता के पास बहुत पैसा नहीं था। वो बहुत साधारण रहन सहन वाले थे। विदाई के वक्त सुनैना के पिता, जो कि एक किसान थे, कजली जी से सिर्फ इतना ही कहा कि आज आपके जैसे घर में मेरी बेटी की शादी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि जिस बीज को मैंने आज से 22 साल पहले बोया था और उसे फसल बनाने में जितनी मेहनत की थी, आज विनोद जैसा दामाद पाकर और आप जैसी सोच रखने वाली सास को अपनी बेटी के लिए पाकर मुझे अपनी फसल का पूरा मोल मिल गया है। जिस तरह एक हीरे की परख एक जौहरी को होती है, उसी तरह गुणों की और संस्कारों की कद्र वही व्यक्ति करता है जिसमें पहले से ये दोनों ही मौजूद हैं। आज मैं अपनी फसल आपके हवाले कर रहा हूँ। अब इससे अच्छा अनाज और फल पाना आप पर ही निर्भर है। शादी के कुछ दिनों के बाद सुनैना पूरी तरह से घर में रच बस गई थी। उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और कजली जी भी उसे एक माँ की तरह हर बात समझाती थी। उसने ही इस घर को नहीं अपनाया, बल्कि इस घर ने भी सुनैना को पूरी तरह अपना लिया। विनोद को भी अपनी माँ के ऊपर किए गए विश्वास की वजह से कभी पछताना नहीं पड़ा, बल्कि वो खुद को कुछ खुशकिस्मत समझता था जो उसे सुनैना जैसी समझदार और सुलझी हुई जीवन संगिनी मिली। वो आया जरूर ग्रामीण परिवेश से थी, लेकिन उसकी सोच और विचार बहुत ही स्वतंत्र थे। जल्द ही उसने शहर के सारे तौर तरीके भी सीख लिए। आस पड़ोस के लोग भी उसके गुणों को देखकर उसकी सराहना करते थे। लेकिन कजली की पड़ोसन के मन में अभी भी एक बात खटक रही थी कि शादी के इतने दिन बीत जाने पर भी कजली ने उसे दहेज का सामान नहीं दिखाया। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया और वह पूछ बैठी, अरे कजली, अब तो उस बक्से को खोलकर हमें दहेज का सामान दिखा दो। तब कजली बोली, भाभी, बक्सा तो हम उसी दिन खोले थे जिस दिन बहुरिया घर में आई। पड़ोसन आश्चर्य से बोली, क्या? तो फिर दहेज किधर है? हमें तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं दिक्कत है, सब सामान पहले का ही तो है। कजली ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, सामान तो वही है सारा, लेकिन आपके सामने जो हमारी ये बहू खड़ी है, यही हमारी सबसे बड़ा दहेज है। इस दहेज के सामने तो बाकी सारे दहेज फीके हैं। सामान तो कुछ दिनों में टूट जाता है या पुराना हो जाता है, लेकिन जो संस्कार और गुण इसमें हैं, वो मेरे जीवन भर की धरोहर है। और वो तो ऐसी पूंजी है जो हर दिन कम ना होकर बढ़ेगी ही। तो फिर आप बताइए, इससे ज़्यादा दहेज मुझे अपने बेटे के लिए कहाँ मिल सकता था? क्योंकि ये सिर्फ मेरा दहेज ही नहीं, बल्कि दहेज से अनमोल बहू है, जो मेरे बुढ़ापे का खजाना है। मेरे लिए तो मेरी बहू वो दहेज है जिसके संस्कार रूपी खजाने के सामने करोड़ों की संपत्ति भी फीकी है। पड़ोसन कजली की बात सुनकर निरुत्तर हो गई और आज कजली मन ही मन सोच रही थी कि जिस फसल पर उसने विश्वास दिखाया, आज उस फसल ने उसे निराश नहीं किया, बल्कि अच्छे और मीठे फल दिए हैं। ऐसे फल जिनकी मिठास जीवन भर उनकी जीभ पर और दिलों में बनी रहेगी। दूसरी तरफ सुनैना भी यही सोच रही थी कि आज उसे जो अपनापन और संरक्षण मिला है, भविष्य में वो उसी प्रेम से नए बीजों को रोपेगी। दोनों सास बहू की आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और बढ़ गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।